हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जो हमारी सीबीएसई है। सीबीएसई जो कि क्लास 12th की एनसीईआरटी है, जियोग्राफी की। और ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 में हम ह्यूमन ज्योग्राफी ही पढ़ते हैं। तो उसमें जो बुक है पीली वाली, तो उसमें हम यहाँ पर तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तीसरा चैप्टर का नाम क्या रहेगा? लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या नाम रहेगा? लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एब्रिविएशन आई कैन यूज हियर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नाउ इसमें हम काफी सारे लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइक व्हाट इज एग्रीकल्चर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, कहाँ कहाँ पर होती हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं होती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर ओनली। ठीक है, सो नाउ इट्स योर टाइम टू वर्क नाउ। what you need to do, you have to subscribe to the channel। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इट कोस्ट नथिंग टू यू। यार कुछ भी आपको नहीं देना होगा सब्सक्राइब करने के लिए, तो एटलीस्ट ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में कमेंट कीजिए, कुछ भी एक्स वाई जेड कमेंट कीजिए, बस कीजिए, सो दैट कि जो वीडियो है थोड़ा सा हाईलाइट हो, ठीक है, यूट्यूब पर, एंड ये उन बच्चों तक भी पहुंचे जिनको यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, एंड इफ यू वांट कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, देन यू कैन जॉइन द चैनल। ठीक है, यू कैन जॉइन एंड कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट इफ यू वांट। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू चैनल, आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस। अब देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर 3 है क्लास 12th का। ठीक है, यहाँ पर हम लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस थिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग लाइक हम जो प्राणी हैं, ह्यूमंस हैं। देखिए हम जो है ना लैंड को काफी तरीके से यूज करते हैं। हम लैंड जो है और एग्रीकल्चर को भी, देखिए एग्रीकल्चर तो हमारे लिए प्राइमरी चीज है। ठीक है, क्योंकि हम जो खाना है हमारा यहीं से कहीं ना कहीं हम लेते हैं। बट वो जो एग्रीकल्चर है वो भी तो लैंड पर ही यूज होता है, मतलब लैंड पर ही प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, मगर यहाँ पर जो हम ह्यूमंस हैं, हमने लैंड को सिर्फ एग्रीकल्चर के पर्पज से ही यूज नहीं करा, हमने यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश करी हैं, हमने यहाँ पर स्कूल्स बनाए हैं, हमने यहाँ पर रोड बनाए हैं, मेटल रोड जिन्हें हम बोलते हैं, कंक्रीट वाले। ठीक है, हमने फिर यहाँ पर बड़े बड़े जो स्काई स्काई टावर बनाए हैं। ठीक है, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से हमने बिल्डिंगें खड़ी करी हैं। तो we have been using land for so many purposes, but the one common thing that we are using land for is the agriculture। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम लैंड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एंड विदाउट यूजिंग फॉर एग्रीकल्चर वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस प्लेनेट। और बिकॉज जब तक हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो उगाएंगे ही नहीं तो हम खाएंगे क्या? गुहिया, गुहिया भी तो उगाई जाती हैं। ठीक है, तो human beings human beings does use land as a resource for production as well as residence and recreation like सुंदर सुंदर पार्क बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे लगाते हैं, वो जो पेड़ पौधे हैं कहीं ना कहीं अपनी सुंदरता फैलाते हैं, उन पर फूल वगैरह आते हैं और अच्छे अच्छे चीजें लगती हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंड यूज। बट यहाँ पर लैंड यूज कैटेगरीज को भी बांटा गया है। अब ये लैंड का जितना भी रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन किया जाता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन करा जाता है। यू हैव हर्ड अबाउट द तहसीलदार। तहसीलदार, ठीक है, जब आपकी रजिस्ट्री होती है मकान, जब आप कहीं पर लेते हैं तो वहां पर आप पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक पक्की रजिस्ट्री होती है। तो दीज ऑल द थिंग्स आर दी यू नो कि वहां पर जो है ना चेक करा जाता है कि हाँ हाउ दिस लैंड इज बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर चेक होती हैं। तो ऑल द थिंग्स आर बीइंग टेक केयर ऑफ बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पर इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रखता है, एंड दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो है ना दो प्रकार की लैंड होती हैं, लाइक एरिया जो होते हैं। एक तो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर सारी चीज हो रही है, ज्योग्राफिकल एरिया में जितनी भी चीज होती हैं, ट्रीज लग रहे हैं, ट्री हैं, पार्क्स हैं, सॉरी ट्रीज ट्रीज हैं, पार्क्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं। ठीक है, चाहे फिर वो आर्टिफिशियल लेक हो या फिर नेचुरल लेक्स हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर हमारी कंट्री में एक एरिया को ज्योग्राफिकल एरिया के तौर पर बांटा गया है। ठीक है, तो वहां पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो ज्योग्राफिकल एरिया में जितनी भी चीजें हैं
उस चीज को मेंटेन रखना, तो वो जो चीजें मेंटेन, जैसे कि इतने ट्रीज हैं, इतनी जो बड़ी जमीन पर जो है खेती करी जा रही है, इसमें जो है इतनी बड़ी जमीन पर खेती करी जा रही है, इतनी बड़ी जमीन पर पेड़ लग रहे हैं, इतनी बड़ी पर लेक है, तो ये जो एरियाज कहलाएंगे, ये एरियाज कहलाएंगे रिपोर्टिंग एरिया, जहां से डेटा हमें मिल जाता है। ठीक है। कुछ ऐसी लैंड होती हैं जो वेस्ट लैंड होती हैं, तो वहां से हमें डेटा वगैरह नहीं मिल पाता। ठीक है। और जहां का डेटा नहीं होता उसे हम खाली ज्योग्राफिकल एरिया में कंसीडर कर लेते हैं, बट नॉट एज द रिपोर्टिंग एरिया। ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। नाउ द सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग ज्योग्राफिकल एरिया। सर्वे ऑफ इंडिया का यही काम होता है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मेजर करता है सर्वे ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारी चीजों के लिए। लैंड का जो जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करे जाते हैं, वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट, हाँ देखिए ये तो आपको पता ही था, डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट, ये वाला ज्योग्राफिकल एरिया और रिपोर्टिंग एरिया के बारे में क्या है इनमें डिफरेंस। ठीक है। कॉन्सेप्ट दैट वी दैट while the former changes somewhat depending on the estimate of the land revenue record। ठीक है। जो रिपोर्ट करा जाता है, कभी कोई एरिया जो यहाँ पर वहां से छोटा हो जाता है, कहीं पर जो लैंड है जहाँ पर फार्मिंग चल रही थी पहले फार्मर्स के द्वारा, वहां पर क्रॉप वगैरह कल्टीवेट करी जा रही थी, वहां पर अब नहीं करी जा रही, तो वो छोटा बड़ा होता रहता है। बट ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेजरमेंट करा जाता है उसका, और वो फिक्स होता है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर जो है ना लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए लैंड यूज कैटेगरीज काफी सारी हैं हमारे यहाँ पर। अब ये चीज जो है मैं आपको बताऊंगा, जो ये मैंडेटरी है, कान मतलब गांठ बांध लीजिए इस चीज को, ये आपको याद रखनी है। यू डोंट हैव टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। जो आप अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखिए आप पढ़ते हैं, यू यूजुअली रीड दीज थिंग्स आउट। ठीक है। बट डू यू रियली रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स? ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है। फॉरेस्ट, हम जब फॉरेस्ट लैंड के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में को ऑटोमेटिकली एक आइडिया इमर्ज होकर आ जाता है कि हाँ ये फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर जो है ना फॉरेस्ट लैंड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फॉरेस्ट ही होगा। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। ठीक है। क्योंकि वहां पर जो फॉरेस्ट थे पहले वहां पर थे, अब वहां पर कटिंग हो गई है, तो वो जो जब सर्वे होता है तो उसके बाद उसको एज अ इंक्लूड कर लिया जाता है कि वहां पर चीजें हैं या नहीं है। द लेटर गवर्नमेंट एरिया later is the area which government has identified and demarcated for forest growth. The land revenue record are consistent with the later definition. Thus, there may be increase in this category, increase भी हो सकती है, decrease भी हो सकती है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में। ठीक है। ये सर्वे के बाद ही होता है ये सारी चीजें। ठीक है। मगर यहाँ से आपको ये पता चल जानी चाहिए कि इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट लैंड, देन डेफिनेटली दे विल बी फॉरेस्ट, दे विल बी फॉरेस्ट। ठीक है। नाउ बैरन का मतलब होता है बंजर, वेस्टलैंड मतलब खराब जमीन। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैरन एंड वेस्टलैंड नॉर्मली कैन नॉट बी ब्रॉट। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये जो आपकी बुक में दी, इट इज द एक्यूरेट डेफिनेशन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है। आपको ये याद रखनी है। ये एक ऐसी लैंड होती है, बैरन या वेस्टलैंड ऐसी लैंड होती है जो प्रेजेंट समय पर हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, उस टेक्नोलॉजी के साथ इस लैंड को अंडर कल्टीवेशन लेकर नहीं आया जा सकता, इस पर खेती नहीं करी जा सकती। ठीक है। तो इसलिए इस लैंड को क्या बोला जाता है? बैरन या फिर वेस्ट लैंड। ठीक है। जैसे कि हिली टेरेन होते हैं, डेजर्ट हो गया, डेजर्ट लैंड हो गई, रावाइंस हो गए, दलदल वाली चीजें हो गई, तो ये सारी लैंड ऐसी होती हैं जहां पर हम खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो लैंड्स है ना भाई साहब, ये जो लैंड्स हैं आपको याद रखनी है। ठीक है। आपको याद रखनी है मेरे भाई। यू डोंट हैव टू फॉरगेट। ठीक है। ये याद रखनी है। ये वाली चीज यूज करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। अब देखिए एक ऐसी लैंड जिसको नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए हमने रखा गया है, जैसे कि वहां पर अगर हम रूरल और अर्बन रूट्स जैसे कि होते हैं, जैसे कि एक होती है ग्रामीण सड़क योजना, ऐसी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, अर्बन ग्रामीण सड़क योजना। तो ऐसी है, मतलब एक स्कीम है जो चलाई जा रही है, जहां से जिसके तहत क्या है कि रूरल में और अर्बन एरियाज में रोड्स को डेवलप किया जा रहा है। अब ये जो लैंड है जो जिसमें रोड्स और कैनाल्स और अपने जो रिवर्स वगैरह और जो भी लेक्स वगैरह आर्टिफिशियल लेक वगैरह कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो वो जो है ना एक तरीके से नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं। ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए लिए जाते हैं, तो वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, शॉप वगैरह हो गई, तो ये सारी चीजें जो ना हम, ये जो लैंड होती है जहां पर ये सारी चीजें हुई होती है, तो उसको हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लैंड मानते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आपकी आगे आपको बात। यहाँ पर एन एक्सपेंस इन द सेकेंडरी, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको सेकेंडरी जो आपके सेकेंडरी, टर्सरी,
प्राइमरी, ये कुछ सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो है ना हमेशा हमेशा जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सारी यहीं पर आती हैं। तो सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, यहाँ पर जो है ना सर्विसेज आती हैं, सर्विसेज आती हैं, जो टर्सरी एक्टिविटीज होती हैं। तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। टर्सरी एक्टिविटीज बोल दीजिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज या प्राइमरी एक्टिविटीज बोल दीजिए। ठीक है, बाकी सबका मतलब सेम ही है। तो आपको यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये वाली चीज ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब एरिया अंडर परमानेंट पास्चर, पास्चर मतलब ऐसा एरिया जहां पर घास या मैदान है और वहां पर भेड़ बकरी वगैरह चराए जाते हैं। ठीक है, घास या मैदान यहाँ पर जो है भेड़ बकरी वगैरह चराए जाते हैं। ठीक है, या फिर ग्राजिंग लैंड भी बोल सकते हैं वहां पर, उस लैंड को। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो एरिया अंडर परमानेंट पास्चर एंड ग्राजिंग लैंड ये भी अलग होता है। अब इसके जब आप समझेंगे कि एरिया अंडर परमानेंट एंड पास्चर लैंड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसी एरिया की बात करें जो परमानेंट पास्चर और ग्राजिंग लैंड में आता है, जहां पर कहीं ना कहीं चरवाहे जो है ना अपने भेड़ बकरियों को लेकर, यानी जो पास्चर वो तो जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं, पैस्टोरलिस्ट बोलते हैं चरवाहों को। ठीक है, पैस्टोरलिस्ट जो होते हैं वो अपने पास्चर्स, वो अपने भेड़ बकरियों को लेकर अपने शिप वगैरह, अपने जितने भी कैटल वगैरह होते हैं उनको वहां पर लेके जाते हैं मैदान में, और वहां पर उनको जो है खाना वगैरह दिलाते हैं, मतलब घासें वगैरह उगी होती है तो वो खुद खा लेते हैं। ठीक है, अब ये जो जो एरियाज होते हैं, गांव में होते हैं, अलग अलग शहर में होते हैं, तो ये चीजें जो है ना किसके द्वारा ओन करी जाएंगी, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ठीक है, only a small portion of this land is privately owned. The land owned by the village panchayat comes under the common property resources. यहाँ पर किसी भी प्राइवेट आदमी का कोई रोल नहीं है। रोल देखिए मैं लिख देता हूँ, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो पब्लिक के अंदर आते हैं, कम्युनिटी के अंदर आते हैं। यहाँ पर कोई भी एक प्राइवेट बंदा आकर यूं नहीं कहेगा कि भाई साहब ये मेरा लैंड है, यू हैव टू वैकेट इट, आपको खाली करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस इज द पब्लिक लैंड एंड बीइंग मेंटेन्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली इन विलेजेस इट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द पंचायत। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। अब देखिए दूसरा वाला, कि एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रोव नॉट इंक्लूडेड नेट सोन एरिया। अब यहाँ पर ये वाली चीज है, नेट सोन एरिया। सोन एरिया फसल के लिए, जो जहां पर फसल उगाई जा रही है, कुल कुल मतलब जितना भी अवेलेबल है उसमें से कितना ऐसा है जिसमें फसलें वगैरह उगाई जा रही हैं, तो उसको हम नेट सोन एरिया बोलते हैं। ठीक है, नेट सोन एरिया। ठीक है, और कुछ ऐसे एरिया भी, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड, जो इंक्लूड नहीं है नेट जोन एरिया में, जैसे कि बागान हो गए, फ्रूट वगैरह के ट्री वगैरह हो गए, तो ये नॉट नेट सोन एरिया में नहीं आते। ठीक है, सोन एरिया वहां पर जहां पर फसलें उगाई जाती हैं, फसल आर नॉट लाइक फ्रूट वगैरह, फ्रूट अलग है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चले आगे, चलिए। अब कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है, ये जो डेफिनेशन है ना आपको याद रखनी है, ध्यान में रखिए, याद रखनी है। ठीक है, ज्योग्राफी के पेपर में, अगर अदरवाइज आप क्या लिख कर आएंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो बच्चे हिंदी मीडियम से आपकी बुक में भी दे रखी है। ठीक है, एनी लैंड, जब आप इसे छोटी वाली डेफिनेशन को भी याद करें, दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, कोई भी एक ऐसी लैंड जिसको मोर देन 5 ईयर के लिए छोड़ दिया गया खाली, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को, अपनी जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी को रिगेन कर सके, रिगेन कर सके। ठीक है, क्योंकि देखिए लैंड जो है आज के समय जो यूज करी जा रही है, बहुत ज्यादा यूज करी जा रही है। ठीक है, फार्मर्स के द्वारा, इवन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, फार्मर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग लैंड एक्सटेंसिवली, और इंटेंसिव फार्मिंग वहां पर करनी चालू हो गई थी। तो इंटेंसिव फार्मिंग में उन्होंने इरिगेशन प्रैक्टिसेस यूज करी, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करने चालू करे। तो उससे क्या हुआ कि जो लैंड थी ना, उसने अपनी फर्टिलिटी लूज कर दी। नाउ द लैंड हैज बीन लेफ्ट फॉर रीगेनिंग फर्टिलिटी, एंड दिस लैंड विल नॉट बी एबल टू ग्रो एनी क्रॉप। अगर आप उसमें करेंगे भी तो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसलिए उस लैंड को जो है ना लेफ्ट अलोन, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 5 ईयर्स। उसके बाद उस पर खेती करनी चालू कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए करंट फैलो का मतलब क्या होता है। करंट फैलो, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस करंट फैलो, ठीक है, इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, एक और एक से कम साल के लिए। ठीक है, ऐसी लैंड जिसको एक या एक से कम साल के लिए छोड़ दिया जाता है।
ठीक है, 1 और लेस देन 1 ईयर, 1 एग्रीकल्चरल ईयर, एग्रीकल्चरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब फैलो अदर देन करंट फैलो, फैलो लैंड ऐसी जो करंट फैलो नहीं है, ऐसी लैंड जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है मोर देन अ ईयर बट लेस देन अ 5 ईयर, ठीक है, लेस देन अ 5 ईयर, मोर देन अ ईयर लेस देन अ 5 ईयर, 1 साल से ज्यादा मगर 5 साल से कम, तो उसको बोलते हैं हम करंट, सॉरी फैलो लैंड, ठीक है। करंट फैलो कौन सी होती है, 1 साल से कम, ठीक है, या तो 1 साल पूरी या 1 साल से कम। Net sown area, the physical extent of land on which crops are sown and harvested is known as net sown area। ये याद रखनी है डेफिनेशन, ठीक है, अपनी बुक में दी हुई है ये डेफिनेशंस, ठीक है। अब देखिए हमारे इंडिया में अगर लैंड यूज की बात करें, लैंड यूज चेंजेस बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं, कैसे, क्योंकि देखिए लैंड यूज चेंजेस, लैंड यूज इन अ रीजन किस पर डिपेंड करता है, हमारे जो कंट्री में जो पॉपुलेशन रह रही है उसके ऊपर भी, वहां की जो जो मतलब एक तरीके से टोपोग्राफी कैसी है लैंड की उसके ऊपर भी, और इकोनॉमिक कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कंट्री की उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, ठीक है। वो इसलिए व्हेन यू आर वेल इनफ, यू आर वेल ऑफ, ठीक है, तो आपके पास सीड वगैरह भी होंगे, अच्छे तरीके की मशीनरी भी होगी, अच्छी तरीके की चीजें भी होंगी, तो आप ज्यादा उगा पाएंगे, ठीक है। तो इस एक तरीके से उस लैंड का प्रॉपर्ली यूज करा जाएगा। बट व्हेन यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एंड you have a very small amount of land which is available for agricultural practices, तो वहां पर जो लैंड पर, उस लैंड पर जो प्रेशर पड़ेगा ना वो ह्यूज प्रेशर पड़ेगा, एक ह्यूज प्रेशर पड़ेगा, क्यों, फिर वहां पर इंटेंसिव फार्मिंग करी जाएगी, ठीक है। जमीन को जो है अपनी जो उर्वरकता जो मेंटेन करने का कभी भी समय नहीं मिलेगा, ठीक है, समय नहीं मिलेगा, तो इससे जो है ना एक तरीके से लैंड यूज चेंजेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आते हैं। अब ये जो लैंड यूज चेंजेस है हमारे जब देश आजाद हुआ था ना उसके बाद बहुत ज्यादा आए हैं, ठीक है। अब देखिए वो ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, we were we were not well enough, we were not sufficiently producing crops for our people as well, ठीक है, हमारे लोगों के लिए भी सफिशिएंट अमाउंट में क्रॉप्स को उगाया नहीं जा रहा था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने देखिए हमने काफी सारी जो महामारी है उनका भी सामना करा है, सूखा पड़ा, भुखमरी पड़ी है, ठीक है, 1960 में भी काफी भुखमरी आई थी, ठीक है, तो उस चीज का भी हमने सामना करा है, ठीक है। मगर जब हम आजाद हुए उस समय पर हमारी जो कंट्री में भुखमरी थी, चल रही थी, तो हमने क्या सोचा कि हम दूसरी कंट्रीज से कहीं ना कहीं जो है अनाज वगैरह इंपोर्ट कर लेते हैं। डिपेंडेड वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, क्योंकि उस समय पर यूएसए जो था ना वो बहुत ज्यादा फल फूल रहा था। अंडर पीएल 480 स्कीम के तहत हम क्या कर रहे थे, जो अनाज वगैरह मतलब सीरियल्स वगैरह क्रॉप वगैरह इंपोर्ट कर रहे थे खाने पीने के लिए, अपने लोगों की भूख वगैरह मिटाने के लिए। बट लेटर ऑन वी ब्रॉट सर्टेन चेंजेस इन आवर पॉलिसीज, इन आवर थिंकिंग प्रोसेस, इन आवर रिफॉर्म्स, वी ब्रॉट सर्टेन रिफॉर्म्स एज वेल। तो उस रिफॉर्म के तहत हमने जो ना अपनी जो इकोनॉमी में काफी सारे बदलाव लेकर आए, और उस बदलाव में एक बदलाव ये भी था कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकें, सेल्फ सफिशिएंट बन सकें, ठीक है। अब देखिए लैंड यूज जो चेंजेस हैं वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ेगी, अब डिमांड बढ़ेगी तो ग्रो भी तो उतना ही करना पड़ेगा ना। चेंजेस इन द इनकम लेवल, अब इनकम भी चेंज हो रही है तो लोग क्या करेंगे कि भाई साहब हमें ज्यादा चाहिए, हमारे पास पैसा बहुत सारा है तो हम ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, मतलब आल बवाल सब कुछ खाएंगे, ठीक है। अवेलेबल टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करती है, देखिए अगर फार्मर्स को प्लाउशेयर का यूज करना पड़ हल का यूज करना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्स यानी बैल वगैरह का यूज करना पड़ रहा है खेत में जोतने के लिए उसको, ठीक है, तो देखिए वहां पर फिर प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पाएगी। इफ यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इफ यू हैव मॉडर्न मशीन्स, देन यू विल बी एबल टू आप अपने खेत को अच्छे से जोत पाएंगे, ठीक है। अब जोत पाएंगे तो उसमें बीज वगैरह भी बो पाएंगे, आप बीज वगैरह अच्छे से बोएंगे तो आप उसके बाद आपकी जो फसल है वो अच्छी भी होगी, ठीक है। और उसके बाद एसोसिएटेड फैक्टर्स, ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। सेकंड जो है कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की कॉम्पोजिशन कैसी है, ठीक है, कि देखिए नॉन एग्रीकल्चर हम एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए यूज करते हैं, देखिए would undergo changes over the time. In other words, secondary tertiary sector usually grow much faster than the primary sector. ठीक है, ये बहुत फैक्चुअल बात है। सेकेंडरी सेक्टर और जो टर्सरी सेक्टर है वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं रेदर देन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमेशा किसान काम करते रहते हैं, अब किसान की इनकम कहाँ बढ़ रही है, इतनी
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने क्या कहा था, 2022 से 22 तक हम किसानों की जो इनकम है वो डबल कर देंगे। बट डिड दिस हैपन? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एंड स्टिल स्टिल जो फार्मर्स हैं स्ट्रगलिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस टाइप ऑफ चेंजेस इन कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज देखिए, डेवलपिंग हम मैं अपनी जो कंट्री है ना, हमारी इंडिया, इसका एग्जांपल देता हूँ। जब हमने आजाद हुए थे, वी वर सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, 1990 तक, ठीक है, 1990 तक सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। बट आफ्टर द 1990 वी व्हाट वी डिड, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था इतना ग्रो नहीं कर पाया। बट जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था वो भी इतना ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है, ये भी और ये भी। मगर जो टर्सरी सेक्टर, और ये कौन सा था, सर्विसेज वाला सेक्टर, इसने बूम पकड़ लिया 1990 90 के बाद। क्यों? हमने जो ना अपने अपने इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे। उसके बाद वी ओपन आवर डोर्स टू द मल्टीनेशनल कंपनीज, और यहाँ पर जो ना बीपीओ बीपीओ और जो सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। मगर यूजुअली क्या होता है ना कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है, फिर प्राइमरी सेक्टर से हम सेकेंडरी सेक्टर पर जाते हैं, फिर सेकेंडरी से टर्सरी पर जाते हैं। हमने डायरेक्ट जंप लगाई है प्राइमरी से सीधा टर्सरी पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए एक्चुअल में, दिस प्रोसेस वुड रिजल्ट इन अ ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ द लैंड फॉर्म एग्रीकल्चर। ये ग्रेजुअल शिफ्ट होती है अगर इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। मगर हमने डायरेक्ट जंप लगाई है, चेंजेस तो आने ही थे भाई, सडन चेंजेस आने थे, ठीक है। अब देखिए थर्डली, दो द contribution of the agriculture activity reduces over time, the pressure on the land for agriculture activity does not decline, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का हमारी इकोनॉमी में, बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अभी भी अगर आप मानेंगे तो जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है ना कंट्री की, वो प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। टर्सरी सेक्टर पर इतना नहीं करती है, सेकेंडरी सेक्टर हमारे यहाँ पर फल फूल रहा ही नहीं है, ठीक है। मगर देखिए, अब देखिए हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, मगर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? समझ में आ रही है आपको? द प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्यों प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है भाई? ऑब्वियसली क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है उनकी, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है कि हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। तो खाना कहाँ से आएगा? जब फार्मर्स ग्रो नहीं करेंगे, कल्टीवेट नहीं करेंगे, देन हाउ विल बी गेटिंग खाना, फूड, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइंस मच मोर स्लोली कंपेयर टू द डिक्लाइन इन द सेक्टर शेयर ऑफ जीडीपी, ठीक है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है उनका जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, ठीक है, धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। मगर जो एग्रीकल्चर का शेयर है, प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो सडनली, रैपिडली, कहीं ना कहीं उसका जो हस्तक्षेप है बहुत धीरे धीरे, बहुत जल्दी जल्दी कम होता रहता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल दैट एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अभी भी हमारी कंट्री ने सरपास कर लिया है किसको? चाइना को, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू नो, ठीक है। अब देखिए, ये समझिए, मैंने यहाँ पर कलरफुल कर दिया, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉरेस्ट जो है ये 1950 है, ये वाला 1950 रेड वाला, और ये जो है 2020 और 2019 का डेटा है, ठीक है। 17% फॉरेस्ट का शेयर हुआ करता था, आज 23% का है, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में कितना था? 3.2, आज उसको 9 पॉइंट बढ़ गया है, 9.1। यहाँ पर क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश हुई हैं, घर वगैरह बने हैं, और आपके जो पार्क बने हैं, रोड बने हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं। बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड पहले कितनी थी हमारे पास? 13.4% हुआ करती थी, ठीक है। मगर आज उसका शेयर डिक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने इस लैंड को भी या तो इंडस्ट्रीज में लगा दिया है, या फिर हमने यहाँ पर खेती करनी चालू कर दी है, ठीक है। अब जो परमानेंट पास्चर लैंड वगैरह देते हैं, पहले उनका शेयर बहुत कम था, काफी कम था, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेटा अगर हम बात करें तो काफी कम था, मगर आज वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। क्यों? हमारी भैंसों के लिए, हमारे जो भेड़ बकरी है उनके लिए भी तो खाना चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप वगैरह, फ्रूट वगैरह के जो था पहले इतना हुआ करता था, मगर आज जो ये बागान है घट रहे हैं, और बागान कटने के बाद लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो ना चावल गेहूं वगैरह उगा रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए इमीडिएटली, कैश क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है। अब बाग जो है वो भाई साल में एक बार फूड क्रॉप फ्रूट वगैरह आ पाते हैं, कहीं पर भी नहीं पे आते, क्योंकि मैंगो के जो ट्री होते हैं, मैंगो के जो ट्री होते हैं,
तो उन पर जो है ना ट्री फल जो आता है कभी 1 साल में आ जाता है, कभी 2 साल में आता है, ऐसे होते हैं। ठीक है, मगर ये सारी चीजें मैटर करती है ना, जो हमारे जो एजेंट होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट, वो मैटर करते हैं। जैसे कि मक्खी हो गई, मधुमक्खी हो गई, कीट पतंग हो गए, और आपके बहुत सारे टिड्डे वगैरह हो गए, ये सब कहीं ना कहीं पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रूट को कहीं ना कहीं एक तरीके से मिलाने में और उनका जो फर्टिलाइजेशन कराने में। ठीक है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है वो पहले इतना हुआ करता था, मगर अब इतना हो गया। अब ये जो मैंने ये टर्म्स है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको नहीं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फैलो लैंड जो है वो और करंट फैलो लैंड का डेटा पहले इतना हुआ करता था, अब इतना है, डिक्रीज हो गया। करंट फैलो का जो डेटा पहले इतना हुआ करता था, अब इंक्रीज हो गया है। नेट सोन एरिया, पहले हमारे नेट सोन एरिया 41.7 था, अब 45.6% है। ठीक है, टोटल लैंड का। ठीक है, तो ये चले आगे, ये कुछ डेटा था। ठीक है, इंडिया हैज undergone major changes within the economy over the past 4 to 5 decades, and this has influenced the land use changes in the country. देखिए, चेंजेस तो आए हैं, और इसी ने लैंड यूज चेंजेस को बिल्कुल कहीं ना कहीं लेकर आई है, क्योंकि हमने पहले हमारे पास जो फैलो लैंड हुआ करता था, वेस्ट लैंड हुआ करता था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसको हमने इरिगेट करा, इरिगेट करने के बाद उस लैंड को भी हमने क्या नाम है क्या करा, उसको भी हमने उस वहां पर भी फसल वगैरह उगानी चालू कर दी। तो इस तरीके के तो चेंजेस आए हैं। फिर उसके बाद हमने अपनी जो कंपनी है, मतलब अपना जो सेक्टर वगैरह खोला, मतलब अपना जो इकोनॉमी है उसको खोली, मल्टीनेशनल कंपनी आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार के लिए। तो वहां पर जो वेस्ट लैंड हुआ करती थी, वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई। ठीक है, इस तरीके से लैंड यूज चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो है ना आपको समझने पड़ेंगे, कैसे कैसे क्यों क्यों हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, वो समझिए। आप जो है ना यहाँ अपने लिख भी सकते हैं, अपनी बुक में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखी ये चीजें, मगर क्यों हुई है ये तो समझ में आ जाना चाहिए ना आपको। ठीक है, देर आर 2 पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर बिफोर यू ड्राइव समथिंग मीनिंग दिस फिगर। यहाँ ये डेटा के बारे में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, द रेट इंक्रीज इन द हाईएस्ट, ये जो पूरा का पूरा जो डेटा दे रखा है ना, ये पूरा का पूरा ये चीज है, डेटा के बारे में दे रखा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड डिक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है, ऑब्वियसली हमने अपना यूज कराया उसको, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लेकर आए, या फिर वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह लगा दी हैं। फैलो और इसमें भी डिक्रीज हुआ, क्यों हुआ, ऑब्वियसली यही रीजन है। करंट फैलो में इंक्रीज हुआ, करंट फैलो यानी उसकी फर्टिलिटी को रिगेन करने के लिए हमने जमीन छोड़ दी है। ठीक है, पहले ये सारी चीजें हुआ करती थी, मगर नॉट दैट मच। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ, तो इसीलिए क्यों हुआ, इसीलिए फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए। तो ये रीजन मैंने आपको बताए हैं। बैरन और अनकल्चरेबल लैंड जो है पहले यूं ही पड़ी रहती थी, आज वहां पर या तो इंडस्ट्रीज हैं, या वहां पर पार्क बन गए हैं, या वहां पर रोड बन गए हैं, तो इस तरीके के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो ये चीजें यहीं पर दे रखी हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, क्यों हुई है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, डिक्लाइन के बारे में क्यों है, ये आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ओवरऑल बताकर चल रहा हूँ, और बाकी मैंने हाईलाइट कर दिया है, अगर आप पढ़ेंगे देन यू विल बी नोइंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब देखिए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, अब इस बात को मैं आपको जो पहले ही यहाँ पर बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कहाँ गया ये रहा, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है तो ये वाला टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्लासिफाइड एंड टू ब्रॉड हेड्स है, प्राइवेट लैंड और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट लैंड होता है, देखिए ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट लैंड जो है वी विल बी हैविंग नो एंटाइटलमेंट, नो राइट टू एनक्रोच दैट पर्टिकुलर लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। ठीक है, तो ये प्राइवेट लैंड हो गया। मगर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं जो कम्युनिटी के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं। ठीक है, वहां पर या तो फिर उसे हम पार्क बोल सकते हैं, या फिर उसे हम कोई भी एक मैदान बोल सकते हैं वॉकिंग के लिए, या फिर उसे टेम्पल बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर उसे पास्चर लैंड बोल सकते हैं, ग्राजिंग लैंड बोल सकते हैं, जो पंचायत के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जिसको मेंटेन करना कम्युनिटी के हाथ में होता है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी हो गई, या काउंसलर हो गया, या पंचायत हो गई, उसके हाथ में होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आई। एग्रीकल्चर लैंड यूज इन इंडिया। ठीक है, एग्रीकल्चर इज प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी, सेकेंडरी, अनलाइक सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी और टर्सरी लैंड, टर्सरी जो एक्टिविटीज है वो सर्विस सेक्टर की होती है। छोटे से में स्टार्ट करोगे आप, वो सर्विसेज आप हजार जगह पर भी दे सकते हैं, बट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए आपके पास यू शुड हैव वास्ट वास्ट लैंड। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लैंड हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी। अगर क्वालिटी लैंड की क्वालिटी अच्छी होगी, यानी उसमें जो
जो उसकी उर्वरक था, फर्टिलिटी अगर सही होगी तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर प्रोडक्टिविटी भी फिर ज्यादा ही होगी। ठीक है। इन रूरल एरियाज लैंड ओनरशिप हैज अ सोशल वैल्यू। ऑब्वियसली हम लैंड ओनरशिप को देखिए, गांव में जब शादी वगैरह होती है तो हम कहते हैं भाई साहब कितने बीघे जमीन है जी तुम पे, बताओ कितने बीघे है, और छोरे के पास और कुछ भी है क्या करे छोरा, बस ये सारी चीजें पूछी जाती है ना। अब हमारे यहाँ पर भी सेम चीजें पूछी जाती हैं। वी ऑलवेज हैव अ काइंड ऑफ एसोसिएटेड थिंग विद द लैंड। ठीक है, कितनी जमीन है जी, के उगा रहे हो तुम, तो ये सारी चीजें भी बोली जाती हैं। और ऐसे ही बोले, भाई साहब तुम्हारे पास कितनी जमीन है, गांव में कितनी जमीन है, कहाँ के रहने वाले हो जी, और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे परदादा क्या करते, दादा क्या करते थे, और कितने भाई बहन, तो जमीन जो कहाँ पर है, फिर वहां पर देखने भी जाते हैं। तो एक तरीके से सोशल वैल्यूज कनेक्ट होती हैं जमीन से। ठीक है। और जब जमीन के बारे में सुने थे, हाँ जी लौंडे के पास तो भाई तकरीबन तकरीबन 100-150 बीघे है जमीन है, मतलब अब लड़की का फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है। एक तरीके से ऐसे भी देखी जाती है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है ना मशीनें भी खरीदनी पड़ती हैं, वो किसानों को खरीदनी पड़ती हैं। किसान ऑलवेज यूज दियर लैंड एज अ मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज के रूप में रखते हैं, तो यानी एक तरीके से गवाही के रूप में रखते हैं, गिरवी के रूप में रखते हैं, और क्रेडिट वहां से उठा लेते हैं। ठीक है, ताकि वो मशीन वगैरह खरीद सकें। नेचुरल हैजार्ड और लाइफ कंटिजेंसी। नेचुरल हैजार्ड के समय पर भी अगर आपने देखिए, मान लीजिए आप दिल्ली में रहना, दिल्ली में समटाइम्स क्या होता है कि बाढ़ वगैरह अगर आ जाती है, देन यू कैन शिफ्ट टू योर लैंड, यू कैन गो टू योर विलेज एंड यू कैन स्टार्ट लिविंग देयर एंड यू कैन कल्टिवेट योर लैंड। तो इस तरीके की भी चीजें होती हैं। लाइफ कंटिजेंसी, ठीक है, ऑल्सो एड्स द सोशल स्टेटस तो ऐड करती है भाई। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता रहनी चाहिए मेरे भाई, कि ऐसे भी होती हैं चीजें। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। An estimation of the total stock of agricultural land resources can be arrived by adding up net sown area, all fallow land and cultivable wasteland। इन सारे को जब हम ऐड कर देंगे, ठीक है, कौन कौन सी सोन एरिया प्लस फैलो लैंड प्लस कल्चरेबल लैंड, इसको जब प्लस कर देंगे तो एग्रीकल्चर लैंड रिसोर्सेज का टोटल स्टॉक हमारे पास एस्टिमेट निकल आएगा। ठीक है, देयर हैज बीन अ ग्रेटर डिक्लाइन इन कल्टीवेशन लैंड इन स्पाइट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, हमको डायरेक्टली डिक्लाइन देखने के लिए मिला कल्टिवेटेड लैंड का। जो लैंड थी जिस पर हम कल्टीवेट कर रहे थे वो खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम पेस्टिसाइड केमिकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं। मगर क्या होना चाहिए कि डिक्लाइन होना चाहिए कल्टीवेबल वेस्ट लैंड का। जो कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है हमें उसको कल्टीवेबल बनाना है, ऐसा होना चाहिए। मगर हम तो कल्टीवेबल लैंड ही खो रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि पंजाब में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें होती हैं। पंजाब में लोगों के द्वारा काफी ज्यादा क्या करे जाते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज करे गए थे जब ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया था। ठीक है, लेकर आया गया था कंट्री में, टू टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल। ठीक है, जो खाने की डिमांड थी। तो ये देखिए कुछ डेटा दे रखा है, पढ़ सकते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ टोटल कल्टीबल लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड 1951 में इतनी थी, 1920 में, 2020 में और 19 में इतनी हो गई। ठीक है, और जो टोटल कल्टीवेबल लैंड है वो इतनी हुआ करती थी, अब इतनी हो गई, कम हो रही है ना, डिक्रीज डिक्रीज देखने के लिए मिल रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए फैलो जो लैंड हुआ करती थी, करंट फैलो, पहले उसका साइज इतना हुआ करता था, अब इतना हो गया है। मगर इसमें भी हमें कल्टीवेबल लैंड में जो है डिक्रीज देखने के लिए मिला है। करंट फैलो में भी हमें डिक्रीज देखने के लिए मिला है। ठीक है, मतलब इंक्रीज देखने को मिला है। हाँ तो भाई बढ़िया है। नेट सोन एरिया पहले इतना करता था, आज बढ़ चुका है, मगर फिर भी जो इसमें इंक्रीज देखने, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। ठीक है, जो फार्मिंग का इंटेंसिटी है वो बढ़ चुकी है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट द स्कोप ऑफ ब्रिंगिंग एन इन एडिशनल लैंड अंडर द नेट जोन एरिया इन इंडिया इज लिमिटेड ऑब्वियसली बात है। जो नेट जोन एरिया के अंडर जो लैंड वगैरह है, कल्चरबल वेस्ट लैंड और फैलो लैंड वगैरह, उनको लाना कुछ लिमिटेड है, ज्यादा नहीं लेकर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। देर इज दस एन अर्जेंट नीड टू इवॉल्व एंड अडॉप्ट लैंड सेविंग टेक्नोलॉजी। हमें लैंड सेविंग टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एक है ये टेक्नोलॉजी है ड्रिप ड्रिप इरिगेशन। ये एक टेक्नोलॉजी जो यूज करी जाती है
फरो इरिगेशन टाइप है, जो इरिगेशन कितने प्रकार के होते हैं वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। सच टेक्नोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स, दोज जिनसे यील्ड जो है ना अच्छा हो जाए, ठीक है, एक एरिया में पर्टिकुलर में, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, और दोज जिससे कि दोज विच इंक्रीज द टोटल आउटपुट, जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए, ठीक है, लैंड की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। द एडवांटेज ऑफ द लेटर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज दैट along with increasing output from the limited land it also increases demand for labor significantly, ठीक है, क्योंकि लेबर की, देखिए अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसको चलाने के लिए एक दो लिटरेट लेबर भी तो चाहिए, पढ़ी लिखी लेबर भी तो चाहिए, ठीक है। जब ट्रैक्टर किसी को चलाना ही नहीं आता होगा तो ट्रैक्टर का काम क्या है फिर, फालतू में खड़ा हो तो उठा के फेंक दो जी बाहर, ठीक है। फॉर अ लैंड स्कार स्केयर बट फॉर अ लैंड स्केयर but labor abundant country like India, a high cropping intensity is desirable for fuller utilization of land resources but also for reducing unemployment in the rural economy, ये desired है, ठीक है। लैंड हमारे पास कम है, लैंड स्कार कंट्री है हमारी, मगर लेबर तो हमारे पास बहुत है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है ना थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी क्रॉपिंग की, हमें मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी यूज करना पड़ेगा, हमें ड्रिप इरिगेशन भी यूज करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि हमें अपने जो किसान भाई हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको लिटरेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, लिटरेट करना पड़ेगा ताकि वो एग्रीकल्चर में और ज्यादा रिफॉर्म लेकर आ जा सकें, ठीक है, आए जा सकें, और एक तरीके से हम जो है वर्ल्ड पावर बन सकें, ठीक है। द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, क्रॉपिंग इंटेंसिटी पर परसेंटेज, ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया अपॉन में नेट सोन एरिया इनटू 100, ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया मतलब कितना लाया जा सकता है और नेट कितना है वो इनटू 100, तो आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमें पता चल सकती है कि कितना लैंड हम और लेकर आ सकते हैं और कितनी हम कल्टीवेट और कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रॉपिंग सीजन कितने हैं इंडिया में, तीन प्रकार के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खरीफ, राबी एंड जैद, ठीक है। अभी हम आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जैद के बारे में, बाकी आप पढ़ लीजिएगा कौन सी क्या है क्या नहीं है, मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा सीधा, ठीक है। खरीफ जो क्रॉप होती है ये जून से सितंबर के बीच में लगाई जाती है, ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट्स, ये हमारा इंडिया है, ये नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और ये सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एस लिख देता हूँ, यहाँ पे एन लिख देता हूँ। अब देखिए नॉर्दर्न स्टेट में जो जून से सितंबर के बीच में जो फसल उगाई जाती है वो है राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, ज्वार, तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर की अवेलेबिलिटी ना ज्यादा चाहिए। सदर्न स्टेट में वाटर हमेशा अच्छा रहता है और काफी मतलब एक तरीके से बारिश भी सही आती है वहां पर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चेन्नई वाला एरिया वहां पर जो है ना साउथ वेस्ट मानसून अच्छे नहीं आते हैं, बट रिट्रीटिंग मानसून जो होते हैं वो सही आते हैं। अब रिट्रीटिंग मानसून और साउथ वेस्ट मानसून क्या होते हैं वो मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा दूंगा, मतलब अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। राइस, मेज, रागी, ज्वार और ग्राउंडनट ये सदर्न स्टेट में कल्टीवेट करी जाती हैं। राबी एक सीजन है जो अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, अक्टूबर में सोइंग होती है, मार्च में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। ऐसे ही खरीफ में जून में सोइंग होती है, सितंबर में जो हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। अब राबी जो है नॉर्दर्न स्टेट में वीट, ग्राम, रैपसीड, मस्टर्ड और बार्ले जैसी जो फसलें हैं उगाई जाती हैं, ठीक है। रैपसीड एक तरीके का जो ऑयल सीड है, ठीक है, मस्टर्ड भी ऑयल सीड है, बार्ले एक तरीके का सीरियल है, ठीक है। राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट और जवार, मेज, रागी और जवार सीरियल और राइस भी सीरियल है, और ग्राउंडनट एक ऑयल सीड है, ठीक है। तो इनकी जो सोइंग होती है, बुआनी बुआई कब होती है, अक्टूबर में होती है, और इनकी कटाई यानी कब होती है, मार्च में। जैद जो क्रॉप है ये एक तरीके से समर क्रॉप होती है, ठीक है, समर क्रॉप होती है। तो यहाँ पर जो है इनकी जो बुआई होती है अप्रैल में होती है और जो छटाई और कटाई होती है जून में होती है। वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फूड जैसे कि पंपकिन हो गए, ककम्बर हो गए, और आपके वाटरमेलन हो गए, और आपके मस्क मेलन हो गए, तो ऐसी चीजें होती हैं राइस, वेजिटेबल और फूड, ये कहाँ पर सदर्न स्टेट में उगाई जाती हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए द फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड एज इरिगेटेड एंड रेन फेड, इरिगेटेड जहां पर ट्यूबवेल और कैनाल इरिगेशन हो, और वहां पर ड्रिप इरिगेशन हो या फिर ड्रॉप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ये सारी प्रैक्टिसेस हो, ठीक है। ट्यूबवेल से पानी लगाया जा रहा हो या फिर कैनाल से पानी लेकर आया जा रहा हो तो वो इरिगेटेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। रेन फेड वो वाले एरिया होते हैं जहां पर बारिश के लिए हमें जरूरत पड़ती है, बारिश की, ठीक है, तो वो रेन फेड वाले एरिया होते हैं, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना रेन फेड क्या होता है और इरिगेशन क्या होते हैं। चलो आगे चलते हैं।
Rainfed farming is further classified on the basis of adequacy of soil moisture during the cropping season into dryland and wetland farming. Rainfed farming को दो भागों में बांटा गया है, ड्राईलैंड और वेटलैंड फार्मिंग। वेटलैंड फार्मिंग जब मॉइस्चर अच्छा खासा होता है, ड्राईलैंड फार्मिंग जब मॉइस्चर अच्छा खासा नहीं होता। अब ड्राईलैंड फार्मिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर। जहां पर भी 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हो रहा है वहां पर ड्राईलैंड फार्मिंग होती है, जैसे कि राजस्थान गुजरात वाले कुछ रीजन है तो वहां पर ऐसी होती है, और डीकन प्लेट्यू में भी होती है। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये वाला हमारा क्या है एक तरीके से हमारा जो इंडिया है, तो यहाँ पर राजस्थान हो गया, ये डीकन प्लेट्यू गुजरात वाला रीजन हो गया, महाराष्ट्र में कुछ ये वाला रीजन हो गया, विदर्भ वाला, ठीक है, डीकन प्लेट्यू पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ड्राईलैंड फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है, ठीक है। तो बात समझ में आपको बात समझ में आ गई? तो यही चीज है। अब देखिए यहाँ पर वेटलैंड फार्मिंग की बात करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए फसल के बारे में बात करें, रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम और गुड़, गौर, फॉडर क्रॉप होती है, फॉडर मतलब भैंसों को वगैरह के चारे के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखिए वेटलैंड फार्मिंग की बात करें, रेनफॉल इज एन एक्सेस सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो यहाँ पर ऐसी क्रॉप होती है जो जिनको पानी अच्छा खासा चाहिए होता है, तो वो वेटलैंड फार्मिंग में आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाई जाती है, जैसे कि राइस हो गई, जूट हो गई, शुगर केन, ठीक है। और ये जो क्रॉप है वाटर इंटेंसिव है, इनको काफी अच्छा मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो इसलिए ये वेटलैंड फार्मिंग इनको नाम दिया गया जब ये इनकी फार्मिंग करी जाती है, ठीक है। अब फूड ग्रेन जितने भी हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन एंड फूड ग्रेन आर क्लासिफाइड इन सीरियल्स एंड पल्सेस। फूड ग्रेन को दो भागों में बांटा गया है, सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स वो होते हैं जैसे कि फाइन ग्रेन, राइस, व्हीट, कोरस ग्रेन, जवार, बाजरा, मेज, रागी। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर भी ऐड कर रखी है भाई साहब, समझ में आना चाहिए। व्हीट, व्हीट दे रखा है, फाइन ग्रेन। ओट्स, फाइन ग्रेन, ठीक है, ओट्स हो गया, हाँ ये भी ओट्स ही हैं, ठीक है। ये कॉर्न, कॉर्न कहाँ पर आ रहा है भाई साहब? कॉर्न नहीं आ रहा है यहाँ पर, मतलब आते सीरियल में ही है ये। राइस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बार्ले, ठीक है, ये भी है एक तरीके का बार्टेड, बार्टेड मेरे को कौन पता नहीं भाई कौन सी क्रॉप होती है, नाम आसान मतलब। जवार जो होती है, एक ज्वार होती है, ठीक है, ज्वार इस टाइप की होती है, इस टाइप की है, ठीक है। बाजरा होती है, बाजरा मैं आपको दिखाऊंगा आगे पे दिखाऊंगा। मेज यानी मक्का, ये वाली होती है, ठीक है। रागी, रागी एक तरह की क्रॉप होती है, तो वो भी होती है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं करूंगा तो मैं आपको पिक्चर ऐड कर लूंगा, आप गूगल कर लेना यार, ठीक है। क्रॉप होती है, मैंने देखी है, ठीक है। पता नहीं ये मैंने ये पिक्चर कहाँ से उठा ली ना, आधी अधूरी क्रॉप दे रखी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो राइस देखिए, राइस, राइस, राइस वी ऑल ईट राइस, ठीक है। इनका जो मतलब एक तरीके की ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। अब ये ट्रॉपिकल और मैं आपको टेम्परेट पहले समझा देता हूँ, अब बाद में से बात करेंगे सारी चीजों की। यहाँ पर देखिए ये गोला है, गोला है पोलर रीजन, ये वाला है टेम्परेट रीजन, ये वाला है, ये वाला टेम्परेट रीजन है, ठीक है। ये ट्रॉपिक है, इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। टेम्परेट ये वाला रीजन है, पोलर रीजन ये वाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ट्रॉपिकल रीजन है, ये वाला टेम्परेट रीजन है। हमारी कुछ पार्ट भी, हमारे इंडिया कुछ पार्ट भी जम्मू कश्मीर वाला आता है इसमें, ठीक है। बाकी का नीचे वाला जो पूरा है पूरा इक्वेटोरियल रीजन में यानी ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल रीजन में ये जो एरिया है ना वो इसलिए दिखा रखा है ग्रीन ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बारिश ज्यादा होती है। जो दो विंड होती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है, ये दोनों की दोनों कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, कन्वर्ज होती हैं इस एरिया में। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना एक तरीके से जो बारिश बहुत ज्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से इस एरिया में जो क्रॉप है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ही उगाया जाता है, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी ऐसी ही नहीं है भाई समझना, इसके लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज की ये क्रॉप है राइस, जहां पर पानी ज्यादा होता है, जो सी लेवल से तकरीबन 2000 मीटर ऊपर के एल्टीट्यूड पर इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। ये कहाँ पर उगाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्ट बंगाल में भी इसको इसका कल्टीवेशन करी जाती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल फार्मर्स ग्रो थ्री क्रॉप्स ऑफ राइस, औस, अमन और बोरो। ये तीन वेराइटीज हैं, औस, अमन और बोरो। बट इन हिमालयाज, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इट इज ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो कहीं ना कहीं हमारी से जून से सितंबर के बीच में लगाई जाती है। ये याद रखने हैं, खरीफ जून से सितंबर, राबी अक्टूबर से मार्च, और जो जैद क्रॉप है वो अप्रैल जून, ठीक है।
ध्यान रखें। ये देखिए मैंने जो है ना पिक्चर जो है ना हरी भरी लगा दी है, मतलब ग्रीन कर दी, मतलब रंग बिरंगी लगा दी है। बुक में तो ब्लैक एंड व्हाइट दी हुई है, जमाना गया वो। ठीक है, चलिए। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 22.7% राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, रैंक सेकेंड। ये 2018 का डेटा है। अब आपका एक काम बनता है, दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, अब का डेटा खुद ढूंढ कर लगाना है। ठीक है, या इस बुक का भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, राइस के मामले में। ठीक है, मगर जो यील्ड लेवल है वो राइस का हाई कहां पर होता है? पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला। पंजाब और पंजाब और हरियाणा में इरिगेटेड फार्मिंग होती है राइस की, यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनली यहाँ पर ग्रो नहीं करे जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। मगर ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना में तो खैर जो मानसून भी काफी अच्छे आते हैं। तमिलनाडु में जो है कोस्टल एरियाज में इसको उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी कोस्टल एरियाज में उगाया जाता है, केरला में भी। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी। तो यहाँ पर ये ट्रेडिशनली उगाए जाते हैं, बट नॉट इन पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। चलें आगे, चलिए। मेजर एरिया किसके? राइस के। देख सकते हैं आप, अपने मैप अपनी आपकी बुक में दे रखा है, उसको निहार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, द यील्ड ऑफ दिस क्रॉप इज वेरी लो इन रेनफेड एरियाज लाइक मध्य प्रदेश। राइस की बहुत कम होती है कहां पर? वीट तो आगे दिया है ना। अरे भाई, रुक जाओ भाई साहब। हाँ, हाँ, इसकी जो राइस की जो कल्टीवेशन है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहुत, मतलब बहुत ही लो यहाँ पर यील्ड होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वीट के बारे में बात करते हैं। वीट यानी गेहूं। गेहूं जो है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप है ये। ठीक है, गेहूं दिख रहा है आपको पिक्चर? अच्छे से दिख गए। चलें आगे, चलिए। गेहूं 12.8% टोटल व्हीट प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड का इंडिया में होता है। 2017 का आंकड़ा है ये। ठीक है, क्रॉप जो है ये टेम्परेट जोन के, टेम्परेट कौन सा जोन होता है आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इंडिया, इन इंडिया इट इज डन ड्यूरिंग दी विंटर सीजन, राबी सीजन में ये होता है। व्हीट मैंने आपको बता दिया, राबी सीजन कौन सा होता है भाई साहब? कौन सा होता है? अक्टूबर से मार्च तक का। देखिए, अक्टूबर से मार्च तक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, एरियाज कहाँ पर ये उगाया जाता है? व्हीट नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन में उगाया जाता है, इंडो गंजेटिक प्लेन में उगाया जाता है, मालवा प्लेट्यू हिमालयाज में। और ये बिंग राबी क्रॉप, ये ज्यादातर इरिगेटेड कंडीशन में उगाई जाती है, जहां पर ट्यूबवेल वगैरह लगी हुई होती हैं। ठीक है, जो 14% है टोटल क्रॉप एरिया, वो उसमें कहीं ना कहीं वीट उगाया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर जो वीट का कल्टीवेशन अच्छे खासे तौर पर होता है। ठीक है, जैसे कि स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये रेनफेड एरिया में आते हैं, और यहाँ पर जो यील्ड होती है वो लो होती है वीट की। ठीक है, मगर जो वैरायटी होती है वो कहीं ना कहीं हमें मध्य प्रदेश की अच्छी देखने के लिए मिलती है। एमपी का गेहूं बहुत मोटे मोटे दाने होते हैं। ठीक है, अब देखिए जवार, मैंने आपको जवार बोला था ना, जवार दिखाऊंगा, ये ऐसी दिखती है जवार। ठीक है, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, अब ये जो क्रॉप है, ये जो क्रॉप है काफी, मतलब एक तरीके से कोरस सीरियल में आती है। कोरस मोटे मोटे सीरियल जितने जो भी होते हैं। ठीक है, अमंग दिस जवार और सरगम अलोन अकाउंट फॉर 53 पॉइंट टोटल क्रॉप एरिया, 53%। ठीक है, टोटल क्रॉप एरिया के। ये मेन फूड क्रॉप है सेमी एरिड एरियाज में, जैसे कि राजस्थान वगैरह हो गए। ठीक है, राजस्थान कर्नाटका वगैरह, जो कर्नाटका का इंटरनल एरिया वो वाला एरिया हो गए। ठीक है, सेंट्रल और सदर्न इंडिया में इसको बहुत ज्यादा उगाया जाता है। महाराष्ट्र कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है कंट्री में। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये भी इनमें कहीं ना कहीं ये जो फसल उगाई जाती है, इट इज सोन इन बहुत खरीफ और राबी सीजन में, दोनों में उगाई जाती है, नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में। ठीक है, ये होगी पल्सेस, आपकी पल्सेस है, बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले पढ़ते हैं ये। बाजरा, दिस इज हाउ बाजरा लुक्स लाइक। ठीक है, बाजरा ये, बाजरा इज सोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, किस में उगाया जाता है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में। और इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है ये। ठीक है, इट रिक्वायर्स वेरी लेस वाटर टू ग्रो।
ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड अलोन एज वेल एज अ पार्ट ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम। जैसे कि आप मान लीजिए सरसों उगा रहे हैं, मस्टर्ड आप उगा रहे हैं, तो उसके साथ भी आप बाजरा उगा सकते हैं। आप गेहूं उगा रहे हैं, उसके साथ बाजरा खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी चीजें होती हैं बाजरे के। ठीक है, ये कहाँ पर लीडिंग जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, चलिए। अब मेज यानी मक्का, दिस इज हाउ मक्का लुक्स लाइक। ठीक है, मैंने अटैच कर दी ये जो पूरी पूरी पीपीटी है, मतलब एक तरीके से एनोटेड फाइल है ना, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। @अरुण शामू 0। टेलीग्राम भी, इंस्टाग्राम भी, आप अपनी क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। कुछ नहीं जाता आपका, चैनल को सब्सक्राइब, आपको कुछ नहीं पे करना है। पे करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सही काम कर रहा हूँ और हेल्प हो रही है आपकी थोड़ी बहुत, देन यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लिटिल बिट। ठीक है, चलिए। क्रॉप ग्रोन अंडर सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ओवर इंफीरियर सॉइल। इसके लिए इसको ज्यादा सुपीरियर सॉइल की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सेमी एरिड मतलब जहां पर अरिड हो, अरिड पूरा अरिड रेगिस्तान होता है। सेमी एरिड मतलब जहां पर ज्यादा बारिश वगैरह ना आती हो, 25 सेंटीमीटर के अराउंड, 25 to 75 इसके बीच में जो है आपकी बारिश वगैरह आती है, और वहां पर ये उग जाएगी आराम से। ठीक है, अब इसका जो कल्टीवेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हर जगह पर ये उगाई जाती है। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब पल्सेस की बात करते हैं हम। पल्सेस की यानी दालें की बात करते हैं। लेग्यूम्स हैं ये, लेग्यूम क्रॉप होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दाल देख सकते हैं, येलो मूंग दाल, येलो चना दाल, रेड लेंटिल यानी मसूर, हाफ मूंग, खिचड़ी दाल। ठीक है, उड़द की काली दाल। ठीक है, उड़द दाल जो धुली हुई है, रेड बीन्स, किडनी बीन्स बोल सकते हैं इनको, काबुली चना बोल सकते हैं इनको, ग्रीन मूंग, स्प्राउटेड बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तूर दाल, अरहर की दाल बोलते हैं इसको। सोयाबीन्स यहाँ पर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मोथ बीन्स, ये एक तरीके की मूथ बीन बोलते हैं इनको, इंग्लिश में नाम मुझे पता है, हिंदी में नहीं पता। ठीक है, मगर ये टेस्टी बहुत लगते हैं भाई साहब। लाइक बनाओगे ना और खाओगे इन्हें, चिपचिपे सी होती हैं, मगर शानदार, मजा आ जाता है। लगती है वो किडनी बीन की तरह ही है, अच्छी सी, मगर इनका जो टेस्ट होता है ना, एब्सोल्युटली गॉर्जियस होता है। ठीक है, अब देखिए, दीज आर लेग्यूम्स क्रॉप विच इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती है क्रॉप सारी की सारी। द कल्टिवेबल ऑफ पल्सेस इन द कंट्री इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द ड्राई लैंड ऑफ डेकन। डेकन प्लेट्यू में इनको सबसे ज्यादा उगाया जाता है, सेंट्रल प्लेट्यू में। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, तो ये वाले एरिया में उगाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, इंडिया का रफ मैप यूं ही बन जाता है भाई साहब। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी उगाया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ग्राम एंड टूर आर द मेन पल्सेस कल्टिवेटेड इन इंडिया। ठीक है, चले आगे, चलिए। ग्राम जो है वो सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, रेनफेड क्रॉप है। ठीक है, ड्यूरिंग राबी सीजन इसको उगाया जाता है वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, एरियाज जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान मेन प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तुर की बात करें, अरहर की बात करें, तो रेड ग्राम और ग्राम, पिजन पी बोलते हैं इसको, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑयल सीड की बात करें, तो ऑयल सीड देखिए, ऑयल सीड जो है मालवा प्लेट्यू में उगाया जाता है। मैंने आपको मैप की सीरीज पूरी की पूरी करवा रखी है इंडिया की, वहां पर जाकर देखिए मालवा प्लेट्यू, मराठवाड़ा प्लेट्यू और जो है दंडकारण्य प्लेट्यू वगैरह जितने भी प्लेट्यूज हैं, काराकोरम, कोरमंडल कोस्ट कौन सी है, और कोंकण कोस्ट कौन सी है, और आपकी जो वेस्टर्न कोस्ट कौन सी है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पर समझा रखी हैं, तो वो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, मराठवाड़ा में गुजरात में, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उगाए जाते हैं। उसका जो सीरीज का लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो ऑयल सीड है यहाँ पर ज्यादा उगाए जाते हैं। ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये कुछ ऐसे सीड्स हैं जो उगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राउंडनट आपने देखे ही है, ग्राउंडनट मूंगफली जिनको बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा उगाई जाती है कहाँ पर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। हाई तमिलनाडु में, लो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। ठीक है, यील्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। और 2018 के आंकड़े के अनुसार अगर मैं बताऊं, तो 18.8% हमारा जो कंट्री है वो ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, रैपसीड और मस्टर्ड की बात करूं, रैपसीड और मस्टर्ड आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये रैपसीड है काली सरसों, और ये मस्टर्ड है काली सरसों, और ये रैपसीड है लाल सरसों। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पिक्चर होती है इनकी, जो ये राय, सरसों, तोरई एंड तरमाइरा,
तरामाइरा, ये कुछ ऑयल सीड है, ठीक है, कंप्राइज सेवरल ऑयल सीड्स, ठीक है, रैपसीड और मस्टर्ड इसमें पाए जाते हैं, मतलब एक तरीके सब सीरीज है इनकी, ठीक है। सब ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। सब ट्रॉपिकल कौन सी होती है, सब ट्रॉपिकल कौन सी होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, इनको राबी सीजन में कल्टीवेट करा जाता है, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। जस्ट सेकंड, पानी पी लेता हूँ यार, मुंह सूख गया। तो राजस्थान जो है कंट्रीब्यूट करता है तकरीबन 1/3, ठीक है। उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश। हरियाणा में हाई यील्डिंग और राजस्थान में भी हाई यील्डिंग होती है, ठीक है। अब अदर ऑयल सीड की बात करते हैं, सोयाबीन और सनफ्लावर। सोयाबीन इज मोस्टली ग्रोन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सोयाबीन है, ये सोयाबीन है, इस तरीके के सोयाबीन होते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए। सनफ्लावर को कल्टीवेट करा जाता है कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इट इज अ माइनर क्रॉप इन नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट में इतना ज्यादा इसको उगाया नहीं जाता है। फाइबर क्रॉप की बात कर लें तो फाइबर क्रॉप में हमारी जो है कॉटन आ जाती है। कॉटन आ जाती है, फाइबर यानी जिससे कि एक तरीके से कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, बोरियां वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, वो फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है। कॉटन, कॉटन भी एक फाइबर है जिसको हम यूज करते हैं। अमेरिकन कॉटन ये वाली होगी, इंडियन कॉटन ये वाली हो गई, और इजिप्शियन कॉटन ये वाली हो गई, ठीक है। ये लॉन्ग स्टेपल है, ये शॉर्ट स्टेपल है, ये लॉन्गेस्ट स्टेपल कॉटन है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसको खरीफ सीजन में उगाया जाता है सेमी एरिड एरियाज में, गुजरात वाले रीजन में ज्यादातर इसको जो मिट्टी की चाहिए होती है वो काली जड़ोल मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इंडिया लोस्ट प्रोडक्शन, जिस इंडिया ने जो ना पार्टीशन के बाद सबसे ज्यादा जो अपना हिस्सा था जहां पर कॉटन उगाई जाती थी, वो पार्टीशन के दौरान पंजाब के हिस्से में छोड़ दिया गया था, ठीक है। अब इंडिया ग्रोज बोथ शॉर्ट स्टेपल इंडियन कॉटन और लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन कॉटन, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये सबसे ज्यादा उगाई जाती है, ठीक है। कॉटन रिक्वायर क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज जब फ्लावर खिलते हैं कॉटन वाले, कॉटन के फूल खिलते हैं, यानी एक तरीके से उस समय पर इसको साफ मौसम चाहिए। अगर साफ मौसम नहीं होगा तो कॉटन का जो फूल है खिल नहीं पाएगा और वहीं दब जाएगा, ठीक है। तो इतनी ज्यादा पैदावार नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना पर हेक्टेयर आउटपुट कॉटन इज हाई अंडर इरिगेटेड। इरिगेटेड तो आप समझते हैं इरिगेटेड कौन से होते हैं, और महाराष्ट्र में लो होता है, मगर महाराष्ट्र में कॉटन को फिर भी उगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कैश क्रॉप का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, आई डोंट नो वेदर इट इज। देखिए, एग्जांपल ऑफ कैश क्रॉप इंक्लूड टबैको हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, कॉटन, मेज, ऑयल सीड एंड फ्रूट। कैश क्रॉप ये होती है कि इनको उगाने के बाद सीधा आप पैसे ले सकते हैं। इनको ना तो खाया जाता है ज्यादा, ना कुछ करा जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली मंडी में बिकती हैं, ठीक है, मंडी में बिकती हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कैश क्रॉप बोला जाता है, ठीक है। भाई सब ये चीजें जो है ना समझो आप, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, आपकी एग्जाम में आएंगे इसलिए बता रहा हूँ। जूट, कोरस क्लॉथ बनाए जाते हैं इससे, कोरस क्लॉथ, मोटे मोटे खादर की कमीज वगैरह, बैग्स बनाए जाते हैं, सैक्स बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव आइटम भी बनाए जाते हैं। इंडिया लॉस्ट लार्ज ग्रोइंग जूट एरिया जब बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था 1905 में, ठीक है। बंगाल पार्टीशन, वेस्ट बंगाल बना था और ईस्ट बंगाल बना था। आज ईस्ट बंगाल बांग्लादेश है, ठीक है। वेस्ट बंगाल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन इन इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार, असम, ठीक है। फिर उसके बाद अदर जूट ग्रोइंग एरियाज हैं, ठीक है। अदर ग्रोथ, शुगर केन। देखिए ये है आपके, देख सकते हैं, जूट है ये, ठीक है। इस तरीके की रस्सी होती है ये, खाट बनी हुई देखी होगी आपने कभी कोट। शुगर केन ट्रॉपिकल क्रॉप है, आपको बताया था मैंने, रेनफेड कंडीशन में उसको उगाया जाता है। मराठवाड़ा रीजन, विदर्भ रीजन, और वडोदरा, वडोदरा ऐसे कुछ नाम है उसका। तो उस वाले रीजन में पानी नहीं है, मगर जहां पर फिर भी महाराष्ट्र में इसको उगाया जाता है, शुगर केन को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंडो गंजेटिक प्लेन में इसको उगाया जाता है। कल्टीवेशन इज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ज्यादा उगाया जाता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं, ठीक है। ये शुगर केन का चित्र है, आप देख सकते हैं। गन्ना तो वैसे आपने खाया ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इरिगेटेड एरियाज में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इसको उगाया जाता है। इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर द ब्राजील, 2018 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं 2/5 ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इसके, ठीक है। अब टी की बात करते हैं। टी तो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि टी दो ही जगह पर होती है, एक तो केरल और तमिलनाडु में, और दूसरे आसाम में, ठीक है। टी लीव्स में हाई रिच कंटेंट होता है कैफीन का और टैनिन का, ठीक है। ये इंडिजिनस क्रॉप है जो चाइना में उगाई जाती है सबसे पहले। चाइना में, चाइना की इंडिजिनस क्रॉप है, वहीं पर उगी सबसे पहले, ठीक है।
तो टी पार्टी नाम सुना होगा आपने, हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, छोड़िए उसको नहीं बताऊंगा मैं आपको, बहुत लंबा खिंच जाएगा। इन इंडिया टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन 1840 ब्रह्मपुत्र वैली में, जो कि आज भी एक मेजर ग्रोइंग एरिया है कंट्री में। फिर उसके बाद हिमालयन रीजन में स्टार्ट हुआ, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग वाले में, जल जलपाईगुड़ी और कोचबरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लो स्लोप ऑफ नीलगिरी की पहाड़ियों में भी टी का जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां मैं अगर बनाकर दिखाऊं ये वाला, तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी आपको देखने के लिए मिलेंगे नीचे सदर्न एरिया में, ठीक है। दादा सुन लीजिए बस, पता बता रहा हूँ मैं आपको सब चीज, ठीक है। कार्डेमम हिल्स इन वेस्ट बंगाल, ये भी आपको इस वाले एरिया में कार्डेमम हिल्स, और जो है बाबा बुध माने भूटान में कार्डेमम हो गया, नीलगिरी हो गया, और आपकी काफी सारी हिल्स हैं यार। मैंने आपको समझा रखा सारा का सारा जो एरिया है कैसा क्या है, वो कहाँ समझा रखा है, मैप वाली सीरीज में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर यहाँ तक वॉच करिए वीडियो, ठीक है। पसंद आ रही है तो। इंडिया इंडिया शेयर्स इन इंटरनेशनल मार्केट ऑफ टी हैज डिक्लाइन सब्सटेंशियली, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बनाए रखा है इसमें भी, ठीक है। आसाम अकाउंट फॉर अराउंड, मतलब आधे से ज्यादा आसाम में ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल, फिर तमिलनाडु। कॉफी जो है, दो प्रकार की कॉफी हमारे यहाँ पर उगाई जाती है, तीन प्रकार की तीन प्रकार की कॉफी, मगर थ्री वेराइटीज ऑफ कॉफी, दैट इज अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, ठीक है। इंडिया मोस्टली जो है अरेबिका को उगाता है, सुपीरियर क्वालिटी की होती है, और इसकी जो डिमांड होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये अरेबिका है, ठीक है, ये रोबस्टा है, ये लिबेरिका है। और अरेबिका जो है वो सुपीरियर क्वालिटी की होती है कॉफी बीन, ठीक है। कॉफी कल्टीवेटेड इन हाईलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट, हाईलैंड में कहीं ना कहीं ये कल्टीवेट करी जाती हैं, ठीक है। इंडिया जो है 8वें रैंक पर आता है, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, होंडुरस, इथोपिया और पेरू के बाद, ठीक है, 2018 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है। हाईलैंड वेस्टर्न घाट में, अब वेस्टर्न घाट ये वाला वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ पर पहाड़ है छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो यहाँ पर उगाई जाती है नीलगिरी और कार्डेमम वगैरह जो पहाड़ियां हैं उनमें, ठीक है। तो यहाँ पर कर्नाटका तक, केरला, तमिलनाडु, और ये कहीं ना कहीं उगाते हैं इसको। टू थर्ड जो कॉफी है वो यहीं से आती है। अब देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर कैसे स्टार्ट हुआ, सब्सिस्टेंस, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या हुआ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ था आजादी के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग चालू हो गई थी, ठीक है। हमारे लोग भूखे मर रहे थे 1960 में, फिर जो है हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आना पड़ा, अंडर दी यू नो आईज ऑफ, अंडर दी सुपरविजन ऑफ थे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इसके लिए इंडिया में जो है ना काफी सारी स्कीम भी लॉन्च कर गई, जैसे कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ताकि हम जो है ना अपनी जो लोगों की भूख है उसको खत्म कर सकें, फूड क्राइसिस जो चल रहा है उसको खत्म कर सकें, और अपने लोगों की भूख को मिटा सकें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आया कैसे, आया क्या नहीं आया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ने भी काफी ज्यादा फोकस करा, आप अगर इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्लानिंग कमीशन के जो प्लान करे गए थे वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लॉन्च करा गया, ठीक है, टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल, रिम्यूनरेटिव, क्लाइमेट रेजिलिएंट, प्रमोटिंग लोकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंपोजिट फार्मिंग एंड कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड अप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। इसके अंदर दो स्कीम और आती हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लॉन्च करी गई, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मैनी क्रॉप सच एज राइस व्हीट इंक्रीज एट द इंप्रेसिव रेट अमंग द अदर, ठीक है। ये क्यों हुआ, ऑब्वियसली जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये टेक्नोलॉजी की वजह से है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेटेड, ये एक्सपेंशन क्यों हुआ, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, ट्यूबवेल वगैरह हमने लगाने चालू कर दिए, समर्सिबल वगैरह, तो हमने कहीं ना कहीं अब खेतों को इरिगेट करना चालू कर दिया। इरिगेशन भी फॉरो टाइप ऑफ इरिगेशन वहां पर प्रैक्टिस होने लगा, ना कि ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन, ठीक है। प्रोडक्शन भी काफी इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह यूज करना चालू कर दिया, ताकि जो वीड्स वगैरह उनको कहीं ना कहीं हम उखाड़ फेंके और उगे ही ना वो, ठीक है। और मल्चिंग वगैरह भी स्टार्ट करना चालू कर दिया। मल्चिंग एक तरीके की प्रैक्टिस होती है जिसमें पौधे को पन्नी बिछाई जाती है, पन्ने के बीच में छेद करे जाते हैं और वहीं पर बीज डाले जाते हैं और वहीं से उठा दिया जाता है, या फिर जो रेजिड्यू होते हैं ना प्रीवियस क्रॉप के, उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है, उन्हीं के बीच में जो बीज डाल दिए जाते हैं और वहीं से वो नया पौधा उग जाता है। मगर जो धूप होती है वो इस वाली जमीन पर नहीं जा पाती है, इस वाली जमीन पर जब जाएगी नहीं तो यहाँ पर जो ना अदर वीड्स वगैरह उगेंगे भी नहीं, ठीक है। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हैज डिफ्यूज वेरी फास्ट एंड एरियाज in the areas of country and consumption of chemical fertilizer increase 15 times, ठीक है।
और इससे जो है ना तकरीबन तकरीबन काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें वाटर पॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि लीचिंग होती है, लीचिंग यानी परकोलेशन यानी से रिसना, पानी रिसता है, नदियों में भी जाता है। ठीक है, पानी नदियों का खराब होता है, वहां पर जो नदियों में मरीन लाइफ है वो भी खराब होती है फिर। ठीक है, अब एक फार्मर्स पोर्टल बनाया गया है इंडिया के द्वारा, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि फार्मर्स को जो है ना पता चल सके उन्हें कब क्रॉप उगाने हैं, उनकी सॉइल की हेल्थ कैसी है, उनके जो उनके जमीन का कितनी है, उनका हेल्थ रिकॉर्ड क्या है जमीन का, और बहुत सारी चीजें, फसल क्या है, फसल कब उगानी चाहिए, क्यों उगानी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। तो एक तरीके से ये पूरा फार्मर्स पोर्टल इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में। पहली चीज डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून। ठीक है, मानसून जो है कभी हमारी कंट्री में अच्छा आ रहे हैं, कभी हमारी कंट्री में बेकार आ रहे हैं। इस बार मानसून बढ़िया आए हैं भाई साहब, बिल्कुल शानदार मानसून आए हैं। मगर कहीं कहीं पर मानसून नहीं आते हैं, तो काफी सारी ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो कि कहीं ना कहीं जो है मानसून के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो जो इरेटिक मानसून है ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, क्यों? क्योंकि देखिए हमारे किसान जो हैं कुछ तो इलिटरेट है, कुछ को यही जानकारी नहीं पता है कि कैसे उगाने, कैसे नहीं उगाने, कब पानी देना, कब फसल उगानी है, कैसे उगानी है। ठीक है, उनमें क्या लगना चाहिए, क्या नहीं लगना चाहिए, उनकी सॉइल की हेल्थ कैसी है, सॉइल की हेल्थ के हिसाब से तो फसल उगाई जाएगी, उनको यही नहीं पता। ठीक है, अब ये लो प्रोडक्टिविटी इस वजह से भी है क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है, लाइक 20 लोग काम कर रहे हैं 1 बीघा खेत में, तो प्रोडक्टिविटी तो लो होगी ना 20 लोगों के हिसाब से। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी लो है, अनएम्प्लॉयमेंट इसी एक कारण है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो गया। कंस्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब किसानों के पास जो है ना बिल्कुल भी ये फर्स्ट जिनके पास मान ली जो कहीं ना कहीं लीज पर लेके बैठे हैं फसल से, ठीक है, जो दूसरे के खेतों पे काम करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है ताकि वो अपनी जमीन खरीद सकें, अपने ट्रैक्टर वगैरह खरीद सकें, अपने खेतों में चला सकें, या फिर उनको किराए पे दे सकें। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है ना एक तरीके की कंस्ट्रेंट हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए है। ठीक है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो क्रॉप फेलियर भी होते हैं, जैसे कि अभी एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक ये स्कीम है लॉन्च करेगी, ताकि जो फसल वगैरह के भी किसी भी कारण से खराब हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस मिल जाता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी लेकर आई गई हैं। ठीक है, किसान पोर्टल लॉन्च करे गए हैं। ठीक है, और ई नाम पोर्टल लॉन्च करा गया है। ठीक है, जहां पर किसानों को कहीं ना कहीं जानकारी मिल सकती है, मगर फिर वही वही वाली बात है कि लिटरेसी बहुत कम है किसानों में। मगर आज के समय जो यूथ है वो खेतों में से हटकर जो है ना नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली जैसे इलाकों में, यानी म्यूनसिपैलिटीज, शहरी शहरी इलाकों में खेती छोड़ दिया। अगर खेती में किसान ही नहीं जाएंगे, उगाएंगे ही नहीं, तो खाएंगे क्या? ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हैं। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे उसमें क्या होता कि एक बंदे के पास अगर 100 बीघे जमीन है, उसने अपने घर में ही बांट दी वो जमीन और बता दिया कि मैंने बांट दी। तो जो लोग मार्जिनल थे, जो किसान मार्जिनल थे, जिनके पास जमीन नहीं थे, उनके पास आज भी जमीन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हुई, आप पढ़ सकते हैं महलवारी, रैयतवारी और जमींदारी सिस्टम पहले हुआ करता था। ये जब अबॉलिश करा गया तो इसके बाद भी जमीन का आवंटन होना चाहिए था, बंटनी चाहिए थी, मगर वो जमीन बटी नहीं, खाली जिसके पास है उसी के घर में बट गई। तो जमीन गई कहाँ? ठीक है, तो जो किसान पहले गरीब थे वो आज भी गरीब है। जो लैंड होल्डिंग्स हैं, जमीन बांटी भी गई तो कुछ कुछ छोटे छोटे किसान हैं उनके पास छोटी छोटी जमीन ही आ पाई। ठीक है, तो मान लीजिए एक किसान के पास 6 बीघे लैंड थी, 6 बीघे लैंड है, और उसके 2 बेटे हैं, तो तीन तीन बढ़ गई, अब तीन के दो दो हो गए तो डेढ़ डेढ़ आ गई। तो लैंड की जो फार्म होल्डिंग है ना वो छोटी हो गई, जिस वजह से फ्रेगमेंटेशन हो गई, और यील्ड इतनी अच्छी नहीं हो पा रही, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो पा रही। तो इसी वजह से ये जो फार्म फार्म की फ्रेगमेंटेशन है ना, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को लो कर रही है, और ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन बहुत कम है। ठीक है, कमर्शलाइजेशन इन द सेंस की कैश क्रॉप उगाई जा रही है, कैश क्रॉप उगाई जा रही है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग जो होती है एक तरीके की, ये चीज भी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो किसान है उनको पैसा अच्छा मिल सके। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग होगी तो किसानों को पहले ही पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी होनी चाहिए। वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक कारण है हमारे एग्रीकल्चर में, जो लो प्रोडक्टिविटी हमें देखने के लिए मिल रही है, प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में, वो भी उसका एक कारण ये भी है, वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट। 20-20 लोग एक छोटे से खेत में काम कर रहे हैं, 30-30 लोग, पूरी फैमिली कर रही है, प्रोडक्टिविटी इनके हिसाब से जीरो है। और वहीं पर एक खेत में एक किसान काम कर रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, बहुत ज्यादा है। लाइक 100 बीघे खेत में एक ही किसान काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और इसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर चल रही हैं। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, डिग्रेडेशन हो रहा है, क्यों? केमिकल यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, फिर इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, कमर्शियलाइज कैश क्रॉप को उगा रहे हैं,
ठीक है, मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम का तो वो नाम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से हमारी जो कल्टीवेबल लैंड है ना वो भी खराब हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ डिड यू फाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कोई भी आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये चीज ऐसे है, मुझे ये समझ में नहीं आई, मैं यहाँ पर हूँ, ARUNSHAMU 0। टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन द चैनल। ज्वाइन कर सकते हैं आप, मुझसे जुड़ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी पर है। ठीक है, मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसका आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा।